हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं न्यूक्लियाई। लास्ट चैप्टर में हमने स्टडी किया था एटम के स्ट्रक्चर्स के बारे में और वहाँ पर हमने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, जिसे रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में यही कंक्लूजन निकला था कि जो एटम है, एटम के सेंटर में एक पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड है इन वेरी स्मॉल रीजन एट द सेंटर ऑफ द एटम। एटम के सेंटर में क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड है और उसी पॉजिटिव चार्ज को क्या नाम दे दिया गया था, उस रीजन को क्या नाम दिया गया था, न्यूक्लियस। तो आज हम उसी ही न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर्स के बारे में हम स्टडी करेंगे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो मास है 99.9% जो मास है एटम का, वो कंसंट्रेट है कहाँ पर, न्यूक्लियस पर, ठीक है। न्यूक्लियस पर कंसंट्रेटेड है इतना मास, 99.9% जो मास है वो न्यूक्लियस में कंसंट्रेटेड है। तो इस चैप्टर में हमने क्या स्टडी करना है, हम न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी करेंगे। डिटेल में हम क्या स्टडी करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, कि जो न्यूक्लियस है उसका साइज़ क्या है, उसकी जो डेंसिटी है वो क्या है, और जो क्या क्या कॉन्स्टिट्यूट्स रहेंगे न्यूक्लियस में, ये सारी ओवरऑल चीज़ें हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टडी कर रहे हैं यूनिफाइड मास यूनिट और एटॉमिक मास यूनिट। यूनिफाइड मास यूनिट और इसी को ही हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, एटॉमिक मास यूनिट। तो यहाँ से आपको पता लग रहा है कि जो एटम है वो बहुत ही स्मॉल है और उसका जो न्यूक्लियस रहता है वो तो और भी ज़्यादा स्मॉल रहता है। न्यूक्लियस इज एक्सट्रीमली स्मॉल। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, अगर हमने किसी भी ऑब्जेक्ट का मास हमने कैलकुलेट करना है तो उसको हम किलोग्राम में लेते हैं। हमें मालूम है अगर हमने किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हमने मास निकालना है तो हम उसको किलोग्राम में हम लेते हैं। अगर हमने यहाँ पर स्टूडेंट्स, अगर हमने न्यूक्लियस के मास को कैलकुलेट करना है, मास और उस मास को एक्सप्रेस करने के लिए हम यूनिट लेंगे, किलोग्राम यूनिट नहीं लेंगे, यूनिफाइड मास यूनिट। क्या बोलेंगे, यूनिफाइड मास यूनिट, और उसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, यू से। और इसी यूनिट को क्या नाम दिया गया है, एटॉमिक मास यूनिट। तो ये आपने केमिस्ट्री में भी स्टडी किया है, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट किसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं, कि न्यूक्लियस के मास को हम किस में मेज़र करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट में हम इसको मेज़र करेंगे। किसी ऑब्जेक्ट के मास को हम किलोग्राम में कैलकुलेट करते हैं। अगर हमने न्यूक्लियस के मास को निकालना है तो या तो उसको हम यूनिफाइड मास यूनिट से रिप्रेजेंट करेंगे या तो उसी यूनिट का क्या नाम दिया गया है, एटॉमिक मास यूनिट। तो एटॉमिक मास यूनिट हमें मालूम है, हमने ये एटॉमिक मास यूनिट आपने केमिस्ट्री में आपने पूरा स्टडी किया है, लेकिन यहाँ पर भी हम इसको थोड़ा सा हम स्टडी करेंगे कि एटॉमिक मास यूनिट कैसे डिफाइंड करेंगे। एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज द एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज द is defined as the 1/12th the mass of carbon atom, the mass of carbon atom, mass of carbon atom। तो स्टूडेंट्स हमें मालूम है कि एटॉमिक नंबर, अगर हम कार्बन की बात कर रहे हैं तो एटॉमिक नंबर कार्बन का क्या होता है, 6 होता है, और मास नंबर क्या रहता है, 12 रहता है। ये हमें मालूम है कि एटॉमिक नंबर 6 रहेगा और मास नंबर कितना रहेगा, यहाँ पर 12 रहता है कार्बन के केस में। तो हम लिखेंगे देयरफॉर मास ऑफ कार्बन 12 एटम। ये किसके बराबर हम लेंगे, इसके जो यूनिट होते हैं, ठीक है, इसके
न्यूक्लियस की हम बात कर रहे हैं कि तो न्यूक्लियस में किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस के जो यूनिट होंगे उसको हम एटॉमिक मास यूनिट से हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो मास क्या रहेगा, किसी भी एटम का है वो, उसको हम एटॉमिक मास यूनिट में हम मेजर करेंगे। अब कार्बन का जो मास रहेगा वो किसके बराबर रहेगा, हम ले रहे हैं 12 एटॉमिक मास यूनिट। तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल सकते हैं कि 1 एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू क्या रहेगी। 1 एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू रहेगी 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम। तो ये यहाँ से आपको मालूम होना चाहिए कि 1 एटॉमिक मास यूनिट की जो वैल्यू रहेगी 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम। तो यहाँ से हमने निकाल दिया है वैल्यू। और उसी तरह स्टूडेंट्स 1 एटॉमिक मास ऑफ कार्बन एटम, मास नंबर कार्बन का क्या है 12, तो 1 एटॉमिक मास ऑफ कार्बन एटम। अब इसका 12 ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल में आप लेते हैं, ठीक है। तो वो यहाँ से आप 1 मोल की वैल्यू हम निकाल देंगे। 1 मोल एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 एटम, तो ये 12 ग्राम के बराबर। मोल ऑफ सब्सटेंस कितने एटम्स कंटेन करता है, कंटेन्स एटम्स इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर n की जो वैल्यू रहती है यहाँ पर 6.022 इंटू 10⁻23। तो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इतने एटम कंटेन करता है, एवोगैड्रो नंबर जो वैल्यू रहती है उसके बराबर। तो 1 मोल, ठीक है, 1 मोल ऑफ कार्बन, 1 मोल ऑफ कार्बन कितने ग्राम है, 12 ग्राम। कंटेन करेंगे कितने एटम, कंटेन्स 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। तो यहाँ से हमें पता लग गया है। तो फिर इतने जो एटम्स रहेंगे, मास ऑफ, देयरफॉर मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन, 6 एटॉमिक नंबर, 12 मास नंबर, कितने आप लिखेंगे 12 ग्राम। और यहाँ से अगर हमने मास ऑफ 1 एटम, यहाँ पर तो हम इतने एटम की बात हम कर रहे हैं, मास ऑफ 6.022 जो एवोगैड्रो नंबर एटम है उसका जो मास है वो किसके बराबर आएगा, 12 ग्राम के बराबर निकालेंगे हम। और 1 मोल ऑफ सब्सटेंस कितने एटम्स कंटेन करता है उसकी वैल्यू हम एवोगैड्रो नंबर में हम लेते हैं। तो मास हमने लिख दिया है। अब हमने मास लिखना है 1 एटम का। तो आप देख रहे हैं मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन एटम, 6 एटॉमिक नंबर, 12 मास नंबर। तो यहाँ से आप लिख देंगे 12 ग्राम अपॉन दिस नंबर, यहाँ पर आ जाएगा डिनोमिनेटर 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये हमारे पास आ रहा है मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन एटम। तो ये हमने यहाँ पर हमने लिख दिया है। तो उसके बाद हम अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक मास यूनिट, उसके बाद हम एटॉमिक मास यूनिट हम लिखेंगे। 1 एटॉमिक मास यूनिट की जो क्या फार्मूला था स्टूडेंट्स, 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम, 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम। तो यहाँ से हम
अब 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन एटम हमने यहाँ पर लिख लिया है 12 ग्राम अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23। यहाँ से 12 से हम 12 को हम क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर देंगे। और फिर उसके बाद हमने यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो 1/6.022 इंटू 10⁻23। अब हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, इसको हम सॉल्व करेंगे, 1 से हम डिवाइड करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम के बराबर वैल्यू आ जाएगी। तो आप 1 एटॉमिक मास यूनिट की जो वैल्यू है वो 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। अब हम इसको किलोग्राम में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। 1.66 इंटू 10⁻27 किलोग्राम, इसको हम किलोग्राम में कन्वर्ट हम कर देंगे। और इसी एनर्जी को हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 एटॉमिक मास यूनिट, एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 एटॉमिक मास यूनिट। तो यहाँ से हमें पता है अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन मास एनर्जी इक्वेशन इज E इज इक्वल टू mc²। और यहाँ पर जो मास है वो हम उसको 1 यूनिफाइड मास यूनिट ले लेंगे, आप लिख देंगे इसको, या आप यूनिफाइड मास यूनिट भी हम लिख सकते हैं। वो 1 एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू हमने अभी निकाली है 1.66 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। और C आपको पता है वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से हम E इसको हम मल्टीप्लाई हम कर देंगे mc²। मास की वैल्यू 1.66 इंटू 10⁻27 इंटू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इसका हम स्क्वायर करेंगे। तो जब हम इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो सॉल्व करके जो वैल्यू आती है 1.484 इंटू 10⁻10 जूल। अब हम इसको कैलकुलेशन को नहीं करेंगे, नहीं तो बहुत लेंथी चला जाएगा, ये आपको खुद करना है। यहाँ पर 8 × 16 हो जाएगा, तो यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 27 है, और तो पॉइंट आपने आगे ले जाएंगे तो यहाँ पर -10 हो जाएगा, -10 जूल। तो इसको आपने सॉल्व करना है 1.484 इंटू 10⁻10 जूल के बराबर यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। तो इसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ से तो 1 जूल की जो वैल्यू आएगी 1/1.6 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1.484 इंटू 10⁻10 और जूल यहाँ पर हम 1.6 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इससे हम इसको क्या करेंगे स्टूडेंट्स, डिवाइड हम कर देंगे। और जब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास जो वैल्यू आ रही है उसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये 931.48 इंटू 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू होती है 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसको हम मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम लिख देंगे 931.48 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो एनर्जी है इसको हम मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम करेंगे तो वहाँ पर ये वैल्यू आएगी। तो ये इसको करवाने का यही पर्पज़ था मेरा कि आपको मालूम होना चाहिए कि हम 1 एटॉमिक मास यूनिट में जो एनर्जी की जो इक्विवेलेंट जो वैल्यू है उसको हम किस में हम ले सकते हैं, 931 अप्रॉक्सीमेटली ये लेंगे हम मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये वैल्यू भी आपको